हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, अब जो हमें जनरल एग्रीकल्चर शुरू करने वाले हैं, जनरल एग्रीकल्चर मीन्स स्टार्टिंग से पूरा हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद क्रॉप्स पढ़ाएंगे, क्रॉप्स के बाद सोइल साइंस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है, बेसिक लेक्चर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर होता क्या है ना, कब शुरू हुआ था, क्या क्या स्टेजेस है इसमें, मेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर की, है ना। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर की। जो ये एग्रीकल्चर वर्ड है ये कहाँ से आया है, सबको पता है। जिसके पीछे कल्चर लगा हुआ होता है वो लैटिन वर्ड होता है। क्या याद करना है आपको, जिसके भी पीछे आपको क्या मिल जाए, कल्चर। जिसके पीछे कल्चर मिल जाए वो कौन सा वर्ड है, लैटिन। और जिसके पीछे वाई मिल जाए वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है, पर मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि जहाँ कल्चर लगा है वो लैटिन वर्ड है, और जहाँ पे वाई लगा है, जैसे लॉजी हम पढ़ते हैं, है ना, तो वो ग्रीक वर्ड होता है। लेकिन हर जगह ये फार्मूला यूज़ नहीं होता है, कई सारे एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी है। तो जहाँ पे कुछ अलग है वहाँ पे अलग से उसको लिख के याद कर लीजिएगा। बट लेकिन अगर एग्जाम में हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एग्रीकल्चर का और वाई वाला। अगर कल्चर है तो लैटिन वर्ड है, वाई है तो ग्रीक वर्ड है। अब ये एग्रीकल्चर वर्ड जो है लैटिन भाषा से लिया गया। अब लैटिन वर्ड कौन सा, ठीक है, ये जो वर्ड है हमारा, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन में कौन सा वर्ड है, लैटिन दो अलग अलग भाषाओं से लिया गया, दो अलग अलग वर्ड है यहाँ पे। एक होता है अगर, या हम इसको एग्री भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे कल्चरा। कौन सा है, अगर और कल्चरा। ये दो वर्ड जो है कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। यहाँ पे अगर का क्या मीन्स है, यहाँ अगर का मीन्स होता है सोइल, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। कल्चरा का क्या मतलब होता है, कल्टीवेशन। ये जनरल चीज़ें आप सभी लोगों को पता है, बट स्टार्टिंग से पढ़ाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा जिसने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इसके बाद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आप लोगों को नहीं पता है। तो अगर मतलब हो गया सोइल, कल्चरा मतलब हो गया कल्टीवेशंस। तो इन दो वर्ड के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस बनती है वो क्या बनती है कि एग्रीकल्चर क्या है, इट इज़ ए कल्टीवेशन ऑफ सोइल। सोइल का कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। बट ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सही नहीं है। पहले क्या था, फार्मर्स जो थे या गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या करते थे, जीवन निर्वाह खेती करते थे। जीवन निर्वाह खेती का क्या मतलब हुआ, जीवन निर्वाह जिसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं इंग्लिश में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जीवन निर्वाह का मतलब कि आज मुझे और मेरी फैमिली को जितनी ज़रूरत है खाने के लिए उतना ही मैं खेत में लगाता था। इसको बोलते हैं जीवन निर्वाह खेती। मतलब समझ गए, जितना मुझे भोजन के लिए चाहिए, मेरी फैमिली को भोजन के लिए चाहिए, उतना ही मैं खेत में लगाऊंगा, उगाऊंगा, उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह खेती। तो पहले फार्मर्स क्या करते थे, यही करते थे, अपने खेत का जो है कल्टीवेशन करते थे। किसके लिए, खुद के कंजप्शन के लिए, खुद के उपभोग के लिए। जितना उसको चाहिए, उसकी फैमिली को चाहिए, उतना ही वो लगाता था। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये डेफिनेशन सही थी कि सोइल का कल्टीवेशंस कर रहा है वो, और अपना जो है जीवन चला रहा है गाँव में। बट आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, लोग कॉमर्शलाइज फार्मिंग कर रहे हैं। कॉमर्शलाइज फार्मिंग का क्या मतलब है, व्यावसायिक खेती का क्या मतलब है कि अब जो है फार्मर क्या कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उगा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहा है। तो जो ज़रूरत है उसको ज़रूरत है, और उसके जो ज़्यादा है वो क्या कर रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है, बेच रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा है। मतलब उससे अर्निंग हो रही है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, सिर्फ सोइल का कल्टीवेशन नहीं कर रहा। सोइल के कल्टीवेशन के साथ वो पशुपालन भी कर रहा है, लाइव स्टॉक रेयरिंग भी कर रहा है, कुछ फार्मर फिशरी भी कर रहे हैं, कुछ फार्मर पोल्ट्री कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, है ना, हॉर्टिकल्चर भी कर रहे हैं, बागवान भी लगा रहे हैं। तो अब हॉर्टिकल्चर सिर्फ जो एग्रीकल्चर है वो कल्टीवेशन ऑफ सोइल ना रह के क्या है, इसमें सारे एस्पेक्ट आ गए, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट। मतलब हम बोल सकते हैं इसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी है, इसके अंदर हमारा फिशरी भी है, फॉरेस्ट्री भी है, लाइव स्टॉक रेयरिंग भी है, सारे एलाइड इंटरप्राइजेस आ गए। तो अब एग्रीकल्चर जो है एक अप्लाइड साइंस बन गया है। क्या बन गया है, अप्लाइड साइंस, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें हम क्या लेते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन लेते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, सारे इसके अंदर इंक्लूड हो गए।
तो ये जो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल्स अकॉर्डिंग टू इन दिस टू वर्ड्स, ये जो लेटिन वर्ड्स है अगर और कल्चर, उसके अकॉर्डिंग जो है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल हम बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन नाउ अभी क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर जो है वो अप्लाइड साइंस है। क्या हो गया, ये अप्लाइड साइंस हो गया है। मतलब इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ इसके अंदर और क्या चीज़ें हो गई, हॉर्टिकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री प्लस फिशरीज प्लस पोल्ट्री एंड ईटीसी, और भी सारे इंटरप्राइजेस हैं, एक्वाकल्चर वगैरह सब आ सकता है, हाइड्रोपोनिक्स भी कर रहे हैं, हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ आ गई। सारी चीज़ क्यों कर रहे हैं कि फार्मर्स को मैक्सिमम अर्निंग हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, इसलिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसको कमर्शलाइज फार्मिंग बोलते हैं। तो क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर अब अप्लाइड साइंस हो गया। इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एक्वाकल्चर सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो आर्ट भी है, साइंस भी है, इन दोनों के अलावा और क्या हो गया है, बिजनेस भी हो गया है। मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, आर्ट है, साइंस है, और अब क्या हो गया, वो बिजनेस भी हो गया है। ठीक है, आर्ट भी है, साइंस भी और बिजनेस भी हो गया। क्यों? क्योंकि अब फार्मर सिर्फ अपने भोजन के लिए नहीं उगा रहा, अपनी फैमिली के भोजन के लिए नहीं उगा रहा है, अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम नेट प्रॉफिट के लिए, अर्निंग के लिए भी फार्मिंग कर रहा है। तो वो क्या बन गया, बिजनेस बन गया। समझिए थोड़ा सा, है ना। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। ठीक है, अब समझिए आर्ट कैसे, एग्रीकल्चर जो है हमारा वो क्या है, आर्ट भी है। समझिए आर्ट कैसे हुआ, आर्ट कैसे हुआ एग्रीकल्चर। देखो, फार्म पे फार्मर जो है जो भी ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है ना। जैसे कोई फार्मर है, फार्मर अपने खेत पे गया, वहाँ पे खेत पे वो सारे ऑपरेशंस करता है, शोइंग करता है, वीडिंग करता है, हार्वेस्टिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, फार्म पे जितने भी ऑपरेशंस वो करता है वो एक स्किलफुल मैनर में करता है। मतलब उसके पास नॉलेज होता है कि मुझे यहाँ पे अपने फार्म पे किस तरीके से जितने भी यहाँ पे मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, वो एक स्किलफुल मैनर में होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं आर्ट। समझ में आया कि फार्मर अपने फार्म पे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो एक स्किलफुल मैनर में करता है। मतलब उसके पास नॉलेज होता है, उसकी एक स्किल होती है कि मुझे कैसे किस तरीके से शोइंग करवाना है, किस तरीके से मुझे यहाँ पे प्लोइंग करवाना है, किस तरीके से हार्वेस्टिंग करवाना है, इरिगेशन कितना देना है। ये क्या, उसके पास एक स्किल होता है, उसके पास नॉलेज होता है। तो उस सारे फार्म के जितने भी ऑपरेशन है उसको वहाँ पे परफॉर्म करवाना। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा परफॉर्म ऑल ऑपरेशन ऑन दी फार्म पे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किसमें, स्किलफुल मैनर में। इसको हम बोल देते हैं क्या, कि एग्रीकल्चर जो है एक आर्ट भी है। समझ में आया आर्ट कैसे हुआ, जितने भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है सारे स्किलफुल मैनर में कर रहा है। साइंस की बात करें कि एग्रीकल्चर हमारा क्या है, साइंस है। साइंस कैसे हुआ, जितनी भी साइंटिफिक क्या है, जितनी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, जितनी भी साइंटिफिक क्या है, टेक्नोलॉजी है, उन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है फार्मर। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्या हो गई, जैसे क्रॉप की ब्रीडिंग करना। क्रॉप की ब्रीडिंग हालांकि फार्मर नहीं करता, रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्रॉप की ब्रीडिंग होती है। तो वो साइंटिफिक ब्रीडिंग से जो हमें सीड मिल रहा है वो सीड का यूज़ करता है फार्मर। ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड हमने पढ़ा है, फाउंडेशन सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का सीड उसको मिल रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। प्लांट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे कीट हो गए, इंसेक्ट हो गए, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया। वीडीसाइड का यूज़ कर रहे हैं, हार्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। ठीक है,
हमें हाई मतलब क्या बोल सकते हैं, हाई क्वालिटी हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहा है फार्मर। तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, साइंस भी हो गया। कैसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, मतलब हमने बोला क्या, ब्रीडिंग, ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है, हाइब्रिड सीड मिल रहा है, ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है। और जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स मिल रही है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स मिल रही है मतलब म्यूटेंट क्रॉप मिल रही है। हम पढ़ते हैं आजकल म्यूटेंट वेराइटी, साल्ट टॉलरेंट वेराइटी, डॉट टॉलरेंट वेराइटी, ये सब कहाँ से आ रही है, ब्रीडिंग से ही आ रही है ना, क्रॉप में ब्रीडिंग करके ही तो वो डेवलप की गई है वेराइटी, है ना। हाई यील्डिंग वेराइटी, ड्वार्फ वेराइटी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी कहाँ से आ रही है। तो ये साइंटिफिक मतलब एग्रीकल्चर अब क्या है, साइंस भी हो गया, ब्रीडिंग हो गया हमारा, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ये क्या हो गया, हमारा साइंस हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, बिजनेस। एग्रीकल्चर क्या हो गया, बिजनेस। देखो पहले जितने भी थे फार्मर्स, वो क्या करते थे, जितना उनको चाहिए था उतना ही उगाते थे, ठीक है। गांव में क्या होता था, जितना उसको और उसके परिवार को जितना खाने के लिए चाहिए था उसको उसी को उगाता था, उसको बोलते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह खेती, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब चाहिए क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अब चाहिए फार्मर्स को। तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए कौन सी फार्मिंग अब कर रहा है फार्मर, कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग कर रहा है, कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग। तो जब कॉमर्शलाइज फार्मिंग कर रहा है उसमें क्या होता है कि जितना ज़रूरत से ज़्यादा वो पैदा करता है, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करता है, उसको क्या करता है, वो मार्केट में सेल करता है। मार्केट में सेल करता है तो उसे क्या होती है, अर्निंग होती है, जिससे उसका क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है। तो अब एग्रीकल्चर क्या हो गया, सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना होकर क्या हो गया, बिजनेस भी हो गया है। तो एग्रीकल्चर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एज एन आर्ट भी है, एज ए साइंस भी है और एज ए बिजनेस भी है। अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि जो फैक्टर है प्रोडक्शन के, फैक्टर है किसके, प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो फैक्टर प्रोडक्शन जैसे हो गया हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट, इनका हमें क्या करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट, ये सारे क्या है, स्कार रिसोर्सेज है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इनका हमें सही तरीके से यूज़ करना है जिससे हमें क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो अब एग्रीकल्चर क्या हो गया है, बिजनेस भी हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप की, कि स्कोप क्या है, या स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या हो गया, तो जितना भी जीडीपी है इंडिया का, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जितना भी जीडीपी है उसका 18% जो है टोटल जीडीपी का, हमारी कंट्री का कितना टोटल जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 18% सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। ये लेटेस्ट डाटा है, कितना, टोटल जीडीपी का 18% केवल किससे आ रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर, ध्यान रखना। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो इतना जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है टोटल कंट्री की जीडीपी में। तो टोटल जीडीपी का कितना, 18% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हमारी कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन का क्या करता है, ये लाइवलीहुड सपोर्ट ये दे रहा है, लाइवलीहुड सपोर्ट ये प्रोवाइड करवा रहा है। 2/3 पॉपुलेशंस को लाइवलीहुड सपोर्ट देता है। समझ में आ गया, मतलब 18% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, 2/3 पॉपुलेशंस को लाइवलीहुड आजीविका में हेल्प करता है, आजीविका में सहायता करता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बात करें तो 49%
कितना 49% जो है वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट ये दे रहा है। कितना 49% ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे देश की पॉपुलेशंस का जो 49% है उसको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, मतलब हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, हमेशा बोल सकते हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की पॉपुलेशंस का आधा तो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मतलब एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, सिर्फ एक सिंगल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 49% दे रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर क्या दे रहा है, मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा है, एग्रीकल्चर से। रॉ मटेरियल में क्या आ जाता है हमारा, टेक्सटाइल्स आता है, सिल्क आता है, शुगर आती है, राइस आता है, फ्लोर मिल्स आती है और मिल्क प्रोडक्ट, है ना। तो अगर सबको देखो तो कंट्री की लगभग 50% पॉपुलेशन को रोजगार दे रहा है कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया, शुगर, रॉ मटेरियल, सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं। और हम बात करें थर्ड पॉइंट, टोटल एक्सपोर्ट का। टोटल जो एक्सपोर्ट होता है कंट्री से, टोटल एक्सपोर्ट का 12% एग्रीकल्चर से होता है। टोटल एक्सपोर्ट का कितना परसेंट, लगभग 12% जो है एक्सपोर्ट किसका होता है, एग्रीकल्चर का। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट होता है। इन कंट्री का अगर मान लो 100% एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें से 12% जो है एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट होता है। तो आप समझिए एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, कितना इसका स्कोप हो सकता है। जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 50% पूरी पॉपुलेशन की 50% एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका जो है एग्रीकल्चर पे है। टोटल एक्सपोर्ट का 12% सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं कंट्री से बाहर। तो इसका स्कोप एंड इंपॉर्टेंट देखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ दी जो है जीडीपी पूछी जाती है, कितना परसेंट है, 50% जो है रोजगार जो है डिपेंड कर रहा है, एक्सपोर्ट कितना है 12% के आसपास। क्लियर है। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की बात हो गई, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की बात हो गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर्स का और जो हम लोग हैं मेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर कि जो मानव है, मनुष्य है, हम लोग हैं, और एग्रीकल्चर, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं थोड़ा सा मैन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर समझिए। सबसे पहले हम क्या थे, है ना, क्या थे, मंकी थे। क्या थे, मंकी थे। मंकी से हम क्या बने, हम कहा जाता है कि 15 लाख साल पहले या 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हम क्या थे, बंदर थे, मंकी थे। मंकी से जो हम बने वो क्या बने, जावा मैन। क्या बने, जावा मैन। जावा मैन को क्या बोला जाता है, होमा इरेक्टस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, समान, और इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट, मतलब सीधे चलने वाला, समान रूप से सीधे चलने वाला, है ना। जैसे हम चल रहे, पहले बंदर थे तो ऐसे ऐसे चलते थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, और फिर सीधे खड़े हुए, है ना। तो जब सीधा चलना शुरू हुआ उसको हमने क्या बोला, जावा मैन बोला। इसको फर्स्ट मैन है ये, इसको क्या, ये कौन सा है, ये फर्स्ट मैन इसको बोला जाता है, फर्स्ट मैन बोला जाता है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन आया, और क्रो-मैग्नन के बाद क्या आया, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जिसको हम मॉडर्न मैन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न मैन बोलते हैं। सेपियंस का मतलब होता है लर्निंग हैबिट, मतलब वो मानव जिसके अंदर क्या आ गई, सीखने की प्रवृत्ति आ गई, जिसने सीखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ। ये 2500 साल पहले की बात है, होमो सेपियंस से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2500 साल पहले ही हमने ये लर्निंग हैबिट हमारे अंदर डेवलप हुई है।
तो जब हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हुई, हम मंकी से जावा मैन हुए, जावा मैन से क्रो मैगमैन हुए, और फिर होमो सेपियंस, फिर लर्निंग हैबिट हमारे अंदर आई। जब हमारे अंदर लर्निंग हैबिट आई तो सीधी सी बात है, हमने जब हम मानव बने होंगे तो हमने यहाँ पे शिकार करना शुरू हो गया। हमारे भोजन के लिए कुछ तो व्यवस्था की होगी हमने, यहाँ कुछ शिकार किए होंगे, फिर यहाँ लर्निंग हैबिट आई होगी तो हमने कुछ क्रॉप भी उगाई होगी, पहिए बनाए होंगे, बहुत सारे आविष्कार भी किए होंगे। तो वो एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ। तो मानव का कैसे हुआ? इस तरीके से हुआ। अब एग्रीकल्चर के इवोल्यूशंस की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ आएगी। भाई ये मानव बना तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने शिकार किया होगा, फिर इन्होंने फिर क्रॉप को इनको बीज मिले होंगे, डोमेस्टिकेट किया होगा क्रॉप्स को, फिर उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया होगा, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मैं इसको आगे कर देता हूँ। ये पीडीएफ जो है इसकी जो पीपीटी या पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर के एवोल्यूशंस की बात करते हैं हम। एग्रीकल्चर के एवोल्यूशंस की बात करते हैं, क्लियर? तो एग्रीकल्चर का एवोल्यूशंस यहाँ पे 4 स्टेज में माना जाता है। क्लियर? सबसे पहली स्टेज है यहाँ पे हंटिंग। पहली स्टेज क्या है? हंटिंग, मतलब शिकार करना। शिकार करना, हंटिंग मतलब क्या होता है? शिकार करना। सबसे पहली स्टेप हंटिंग। हंटिंग स्टेज में इन्होंने मतलब क्या था, जब वो मानव बना होगा, जैसे हमने बुलाया मंकी से, वो क्या बना? जावा मैन बना, पहला मानव बना। अब जो मानव बना तो बंदर तो कुछ भी फल फूल पेड़ पौधे खा के काम चला लेते थे, पत्तियाँ, लेकिन अब वो मानव बना है तो उसके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। तो उसने क्या किया? शिकार करके जानवरों को मार के खाना शुरू किया। तो हंटिंग स्टेज मतलब यहाँ पे उसके भोजन का सोर्स क्या था? भैया वो मानव बन गया, जावा मैन बन गया, तो अब वो खाएगा क्या? उसके खाने का सोर्स क्या है? तो उसके खाने का जो मेन सोर्स था वो क्या था? शिकार। भाई जो उसको दिखा उसको उसने मार के खाना शुरू किया। तो यहाँ पे इनका प्राइमरी सोर्स क्या था? फ्रूट का। प्राइमरी सोर्स की बात करें, प्राइमरी सोर्स था फूड का। प्राइमरी सोर्स था फूड का, क्या था? हंटिंग। मतलब हम बोल सकते हैं इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हंटिंग। ये जो हंटिंग इनका क्या था? मेन ऑक्यूपेशन था। मतलब शिकार करके, हंटिंग करके वो अपना काम चला रहे थे, अपना भोजन ले रहे थे। तो मेन यहाँ ऑक्यूपेशंस क्या हो गया? इनका मेन व्यवसाय क्या हो गया था? हंटिंग था। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे? शिकार कर करके अपना भोजन खा रहे थे, चला रहे थे। इनमें थोड़ा सा दिमाग डेवलप हुआ कि हम क्यों शिकार करें यार, हम क्यों दौड़ा भागी करें। जैसे आज के ज़माने में भी यही होता है, मैं क्यों दौड़ा भागी करूँ, यहीं से फ़ोन कर दूंगा, काम हो जाएगा, मैं वहाँ चल के क्यों जाऊँ, है ना? मैं उससे फ़ोन कर दूंगा, जा वहाँ पे चला जा, तेरा काम हो जाएगा, मुझे वहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। तो वही इनके अंदर भी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई। इन्होंने क्या बोला कि यार क्यों ना हम ऐसा करें कि इनको ही पाल लें, मतलब जानवरों को ही पाल लें, जानवरों का शिकार करने के लिए। समझ में आ रहा है? इनके अंदर क्या थोड़ा सा दिमाग डेवलप हुआ। इन्होंने ऐसा क्या सोचा कि क्यों ना हम जानवरों को ही पाल लें, जानवरों का शिकार करने के लिए। ये जानवर खुद हमारे लिए क्या करेंगे? शिकार को पकड़ के लाएंगे और हम उसको खाएंगे। तो यहाँ से सेकेंड स्टेज डेवलप हुई, जिसको बोला जाता है पास्चर स्टेज। इस पास्चर स्टेज का मतलब ही क्या है? इन्होंने यहाँ पे क्या किया? डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इन्होंने यहाँ पे जानवरों को पालना शुरू किया। क्यों किया? जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर थोड़ा सा दिमाग डेवलप हुआ कि भाई जानवरों का शिकार जब हम कर रहे थे, बहुत दौड़ा भागी होती थी, थक जाते थे, इधर उधर भागना पड़ता था, कभी कभी शिकार नहीं मिलता था, तो क्यों ना हम जानवर को ही पाल ले जानवरों का शिकार करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ फूड किस एनिमल का किया, पर किसके लिए? फॉर ऑब्टेन दी हिज फूड, उसके फूड के लिए। सबसे पहले किसको इन्होंने पाला था? डॉग का, याद रखना। फर्स्ट एनिमल कौन था? डॉग। उसके बाद इन्होंने हॉर्स को पाला, फिर काऊ को पाला, फिर बफेलो को पाला। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पालना शुरू किया।
अब मेन जो है इन्होंने डॉग को सबसे पहले पाला क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कुत्ता ही ऐसा एक जानवर है जो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, अपने शिकार को सूंघ सकता है। तो इन्होंने किसका? डॉग का डोमेस्टिकेशन किया। वो उसके शिकार में हेल्प करता था, उसका भोजन लाने में हेल्प करता था, है ना भाई। एक शिकारी जो है वो कितना दौड़ सकता है, कितना भाग सकता है, कहीं ना कहीं थकेगा। इसलिए उन्होंने डॉग को पाला है क्योंकि डॉग जो है हमारी शिकार ढूंढने में मदद करे, हेल्प करे। वो सूंघेगा कि यहाँ पे शिकार है, दौड़ के भाग के जाएगा। तो ये जो डॉग था ये इनकी हंटिंग में हेल्प करता था, मदद करता था। तो इनको जो है इनका जो भोजन है वो आसानी से, इनका जो शिकार है वो आसानी से इनको मिल जाता था। तो पाश्चर स्टेज में ये हुआ। दूसरा क्या हुआ पाश्चर स्टेज में? देखो अब यहाँ पे समस्या क्या डेवलप हुई। इन्होंने दिमाग तो लगा लिया भैया कि एनिमल को पाल लेते हैं, हमारे शिकार में हेल्प करेगा। लेकिन अभी इन एनिमल को इन्होंने पाला तो इनको भी तो भोजन देना पड़ेगा, एनिमल को इनको भी तो खाना देना पड़ेगा, इनको पानी भी देना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, कहाँ रहते थे? ये रहते थे तो फॉरेस्ट में थे। कहाँ रहते थे? ये फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में ही रहते थे। अब जंगल में एक जगह जहाँ रहते थे वहाँ पे इन जानवरों के लिए जो चारा है, भोजन है, वो समाप्त हो जाता था। तो ये क्या करते थे, वहाँ उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, है ना भाई। ये यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इनका जो फूड, भोजन वगैरह सब खत्म हुआ तो ये जगह चेंज करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे। जब ये एक जगह से दूसरी जगह बार बार जगह चेंज कर रहे थे तो ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे कि यार बार बार जगह चेंज करनी पड़ रही है। दिमाग तो इनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, है ना, कि भाई यार यहाँ से फिर यहाँ आ गए, यहाँ से फिर कोई और चले गए। क्यों करना पड़ रहा था इनको ऐसा? क्योंकि इन्होंने जो जानवर पाल रखे थे उनके लिए भी इनको क्या चाहिए था? भोजन चाहिए था, पानी चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ रहना शुरू कर दिया? रिवर बेड, नदियों के आसपास जो बेड थे, रिवर बेड जिसको हम बोलते हैं, नदियों के आसपास की जगह थे वहाँ पे रहना इन्होंने शुरू कर दिया। पहले क्या भागा दौड़ी कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग आया, पानी पीने गए होंगे, शायद पशुओं को पानी पिलाने, अपने जानवरों को पानी पिलाने नदी के आसपास गए होंगे। तो वहाँ इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना यहीं आके रह लिया जाए। तो इन्होंने नदी के आसपास रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वहाँ नदी के आसपास रहना शुरू किया इन्होंने। तो इनके अंदर और भी चीज़ें डेवलप हुई। क्या चीज़ें डेवलप हुई कि क्यों ना अपन यहाँ पे क्या करें, क्रॉप का डोमेस्टिकेशन करें। तो क्रॉप कल्चर कहाँ से आया? वहीं से इनके अंदर दिमाग आया और थर्ड स्टेज डेवलप हुई, क्रॉप कल्चर। अब ये कहाँ रह रहे थे? रिवर बेड के आसपास रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? रिवर बेड के आसपास रह रहे थे। रिवर बेड के आसपास से रह रहे थे तो इनका फ़ायदा क्या था? एक तो इनको इनफ वाटर मिल रहा था खुद के लिए और एनिमल के लिए, खुद के लिए और एनिमल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा था। और जो पानी था, पर्याप्त पानी है और जो पानी था, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉप का डोमेस्टिकेशन शुरू किया। तो यहाँ से क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। किसका? डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप का, मतलब हमने यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू किया। तो याद रखना सबसे पहले कल्टीवेटेड क्रॉप कौन सी थी? वीट और बार्ले। वीट एंड बार्ले सबसे पहले कल्टीवेटेड क्रॉप थी। तो इन्होंने यहाँ पे क्रॉप का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या था? पानी था। खेत को जोतने के लिए, चलाने के लिए इनके पास एनिमल्स भी थे। और इस दौरान उन्होंने कई सारे इवेंट्स हुए होंगे। इन्होंने पहिए का आविष्कार भी किया होगा, खेती के लिए प्लाव का भी आविष्कार किया होगा, सारे इवेंट्स बताऊँगा। तो यहाँ पर इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। मतलब हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर बिकम सिविलाइज्ड। एग्रीकल्चर बिकम सिविलाइज्ड क्रॉप स्टेज, क्रॉप कल्चर स्टेज। एग्रीकल्चर कब सिविलाइज्ड हुई? तो क्रॉप कल्चर स्टेज में एग्रीकल्चर सिविलाइज्ड हुई। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे थे। शिकार भी मिल रहा था, फिर दूसरा वहाँ से इनको क्या मिल रहा था? उनके लिए भोजन पानी भी मिल रहा था। खेती के लिए भी एनिमल यूज़ होने लगे। इन्होंने क्रॉप को उगाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्रॉप को उगाना शुरू किया, क्रॉप इनको मिलने लगी, फसल मिलने लगी। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे थे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे। सब्सिस्टेंस मतलब जितना इनको ज़रूरत थी खाने के लिए, खुद के लिए और अपने एनिमल के लिए, उतना उगा रहे थे। लेकिन जब इन ज़रूरत से ज़्यादा उगाने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लगा, तो इन्होंने क्या किया? आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। समझिए, ये एक पर्सन है और एक पर्सन है। इसने क्या लगाया? मान लो इसने वीट लगाया, इसने लगाया बार्ले। ठीक है, इसको ज़रूरत थी 10 kg की, पर हुआ कितना? 15 kg। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, इसको भी बार्ले 10 kg की ज़रूरत थी, हुआ कितना? 15 kg।
तो इसने क्या बोला, एक काम कर तू 5 kg मुझे बारले दे दे और मुझसे 5 kg क्या ले ले, गेहूँ ले ले। इन्होंने क्या किया, आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर लिया। तो ये एक्सचेंज करने की प्रवृत्ति, ये एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, एक ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है कि हमने जो हमारा सामान था, जो हमारे पास माल था, गुड्स था, उनको हमने आपस में बदला, तो इसको बोलते हैं ट्रेड कल्चर। तो यहीं से क्या डेवलप हुआ, ट्रेड कल्चर डेवलप हुआ। कौन सा कल्चर, यहाँ से 4th स्टेज आई, ट्रेड स्टेज। ठीक है, मतलब ये क्या करने लगे, प्रोड्यूस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन मोर देन हिज रिक्वायरमेंट। क्या है इन्होंने किया, इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया मोर देन हिज रिक्वायरमेंट। इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब उगाना शुरू कर दिया तो ये क्या करने लगे, आपस में एक्सचेंज करने लगे। अब एक्सचेंज करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेड कल्चर डेवलप हुआ। ट्रेड क्या हुआ, ट्रेड कल्चर डेवलप्ड हुआ। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जब आगे बढ़ा और डेवलपमेंट हुआ तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ, क्या बने, रोड्स बने, रूट्स बने, है ना, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया। अब एक जगह से और दूसरी जगह भेजने लगे हम लोग। आज देखो ना, यहीं से ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो गई है, मतलब यहीं पे बैठे बैठे हम चीज़ें बेच देते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन का सिविलाइजेशन जो हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन हुआ है, ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन हुआ है वो ट्रेड स्टेज से हुआ है। कौन सी स्टेज से, ट्रेड स्टेज से हुआ है, याद रखना। एग्रीकल्चर कब सिविलाइज हुआ, क्रॉप कल्चर स्टेज में, और ह्यूमन का सिविलाइजेशन कब हुआ, ट्रेड स्टेज में। तो ये 4 स्टेज है जिस तरीके से एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ और मानव का इवोल्यूशन हुआ। क्लियरली आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी, पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि सारा यहाँ पे इरेज हो गया है ना, बट कोई बात नहीं, पीडीएफ मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। पीडीएफ आपको टाइप वाला पीडीएफ जो है, प्रिंटेड नोट्स आपको, प्रिंटेड मीन्स बोल सकता हूँ आपको, ये हार्ड कॉपी, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी इस नोट्स की। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ मेन का और एग्रीकल्चर का, 4 स्टेज में हमने समझा यहाँ पे, है ना। अब कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, क्या हुआ यहाँ पे, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। क्या क्या इवेंट्स हुए इस दौरान में जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, कैसे कैसे साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़े हैं। सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखवाए आप नोट डाउन भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूँ, डिटेल नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो कैसे कैसे यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ हम कैसे कैसे बढ़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अर्लियर देन 10,000 BC, 10,000 BC के पहले। हम यहाँ से थोड़ा सा समझना जरूरी है, BC क्या है, AD क्या है। आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा ना, ईसा मसीह का नाम। तो ये AD और BC जो आया है, ये इनके उसके आया है, उनके बर्थ से आया है। जब इनका बर्थ हुआ था, है ना, उससे आया है। तो ये जो है बिफोर क्राइसिस, इसका मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइसिस और आफ्टर डेथ। तो उनके जन्म और मृत्यु से ये निकाला गया है। BC मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइसिस और आफ्टर डेथ। मान लो ये इनका जन्म, यहाँ पे जन्म को 0 माना इन्होंने, जन्म को 0 माना, उसके इस तरफ ये बढ़ते हैं तो इस तरह से बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये BC में चलता है। अब यहाँ पे 5 जो है वो और छोटा है, 1 जो है बड़ा है, मतलब 5 अगर मैं बोलूँ कि एक बंदा A में उसकी एज 5 BC है और एक बंदा B है उसकी एज 1 BC है, बताओ कौन बड़ा है दोनों में से। एक बंदा A है उसकी उम्र 5 BC है, एक बंदा B है उसकी उम्र 1 BC है, तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन सा है, B वाला बड़ा है। क्यों, क्योंकि BC उल्टा चल रहा है। देखो हम ऊपर से नीचे आएंगे, ये 0 पाएंगे और 0 के बाद हम 1 AD पे चलेंगे, 2 AD पे चलेंगे, याद रखना। तो 5 वाला जो पैदा हुआ है
तो वो 4 पे आएगा तो 1 साल का हो जाएगा, 3 पे आएगा 2 साल का हो जाएगा, 2 पे आएगा 4 साल का होगा, और 1 पे आएगा तो 5 साल का होगा। मतलब ये कितना है 5 साल का, और ये तो अभी अभी पैदा हुआ है 0 साल का है। क्लियर है। तो ऊपर से जब हम ऐसे रिवर्स में आ रहे हैं मतलब हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, मतलब हम आगे आते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एडी शुरू हो गया। एडी मतलब यहाँ पे अब 1 एडी वाला बड़ा है या 2 एडी वाला बड़ा है, तो यहाँ पे 2 एडी वाला बड़ा होगा, आफ्टर डेट वाली बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। आई थिंक इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 10 अर्लियर देन 10,000 BC हमने क्या शुरू किया, यहाँ पे हंटिंग शुरू की थी। हमने नहीं, मतलब जो भी एनिमल हो रहे होंगे, हंटिंग और गैदरिंग यहाँ पे शुरू हुई थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, याद रखना, हंटिंग शुरू की थी हमने। यहाँ पे क्या किया था, एनिमल को पालना शुरू कर दिया था। सबसे पहला पेट एनिमल क्या था हमारा, डॉग था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 7500 BC की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 75 BC ऐसा नहीं कि छोटा हो गया, तो छोटा नहीं हुआ 75 BC, मतलब ये 10,000 BC से ज़्यादा बड़ा है। हम 250 साल 2500 साल और आगे आ गए हैं। 75 BC में हमने यहाँ पे क्या किया, शुरू कर दिया था कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। तो हमारी पहली क्रॉप कौन सी थी, वीट और बार्ले। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन सी थी, वीट और बार्ले। क्लियर है। देखो 10,000 BC से लेके 75 तक, मतलब 2500 साल तक इन्होंने क्या किया, हंटिंग ही की, जानवरों को पाला, जानवरों से इन्होंने क्या किया, हंटिंग करवाई। उसके बाद 2500 साल बाद इनका दिमाग डेवलप हुआ कि भाई हम क्रॉप कल्चर भी कर लेते हैं। फिर बात करते हैं 3400 BC की। 3400 BC में इन्होंने वह्य का आविष्कार किया। किसका, व्हील इन्वेंटेड। पहिए का आविष्कार हुआ 3400 BC में, ठीक है। समझते जाना। 10,000 BC में वो करते थे, शिकार करते थे। 2500 साल बाद इनका दिमाग जला, मतलब 75 BC में इन्होंने क्या किया, क्रॉप का कल्टीवेशन शुरू कर दिया। अब क्रॉप का कल्टीवेशन शुरू किया तो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, वो माल हाथ से तोड़ के ले जाते थे, उस पर जानवरों पर डाल के ले जाते थे। फिर इनका दिमाग डेवलप हुआ, क्यों ना कि हम पहिए बना लें। भैया पहिए बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उस पर क्या कर लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, गाड़ी पर डाल के ले जाएंगे सामान। तो 75 के बाद 3400 में इन्होंने पहिया बना लिया। अब पहिया इन्होंने पत्थर का बनाया होगा, है ना। तो 3000 BC में इन्होंने ब्रोंज का यूज़ करना शुरू कर दिया। किसके लिए, फॉर मेकिंग टूल्स। याद रखना, मतलब इन्होंने 3400 BC में जो पहिए बनाए वो पत्थर के थे, गाड़ी चलाते थे, उस पर सामान लाद के ले जाते थे तो वो टूट जाते थे, है ना। कहानी की तरफ समझना तो याद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने 4 साल बाद 400 साल बाद, 3 से 3400 से 400 साल बाद इनका दिमाग जला कि यार हम तांबे का यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं हथियार बनाने में या पहिया बनाने में, ये सब चीज़ें करने में, है ना, टूल्स बनाने में, ताकि टूटे ना। तो 3000 साल बाद इन्होंने तांबे का यूज़ किया, क्या बनाने में, टूल्स बनाने में। जो भी इक्विपमेंट थे, फावड़ा, गेती, फावड़ा, जो भी इनके हथियार थे वो तांबे के इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। 2900 BC में और इनका दिमाग जला कि हम हथियार बनाने में तांबे का, यार इन सब का टूल्स बनाने में तांबा का यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खेती करने के लिए, हमारी ज़मीन को जोतने के लिए, उसमें जुताई करने के लिए प्लाव क्यों ना बना ले। तो इन्होंने 2900 में क्या बनाया, प्लाव इन्वेंटेड किया। क्या बनाया, प्लाव इन्वेंटेड किया। और यहीं पे इन्होंने इरिगेशन फार्मिंग शुरू की। अभी तक इरिगेशन फार्मिंग शुरू नहीं की थी, यहाँ से इन्होंने 2900 BC में इरिगेशन फार्मिंग शुरू की। 2900 BC के बाद फिर और आगे बढ़े हैं। 6 साल बाद इनको और बीज मिले तो इन्होंने किसका कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन इन्होंने शुरू किया चिकपी का किया, कॉटन का किया और मस्टर्ड का किया। थोड़ी सी कहानी यहाँ पे समझना। इन्होंने वीट और बार्ले तो कर लिया, मतलब इन्होंने रोटी की व्यवस्था कर ली। किसकी रोटी की, वीट गेहूं रोटी बनाने के लिए, बार्ले की भी चलो रोटी बनाने के लिए इन्होंने व्यवस्था कर ली। बार्ले इन्होंने चलो अपने पशुओं का खाने के लिए व्यवस्था कर ली। अब सूखी रोटी इन्होंने बहुत सालों तक खाई, हज़ारों सालों तक इन्होंने सूखी रोटी खाई। उन्होंने बोला यार कुछ अब दाल वाल कुछ सब्जी होनी चाहिए, है ना। तो इन्होंने चिकपी, चने की दाल, और दाल बनाने के लिए मस्टर्ड का ऑयल, दोनों की व्यवस्था कर ली। समझना कहानी। 10,000 BC में सिर्फ शिकार करते थे। 75 में इन्होंने वीट और बार्ले उगाना शुरू कर दिया, मतलब रोटी की व्यवस्था हो गई। यहाँ से रोटी की व्यवस्था तो हो गई। फिर उन्होंने खेती करने के लिए पहिया बना लिया। वो पहिया जो था पत्थर का था, फिर उन्होंने क्या किया, उस पहिए को ब्रांच
ब्रोंज का बना लिया, तांबे का बना लिया था, टूटे ना। फिर इन्होंने बोला खेती करने के लिए एक और चाहिए हमको, तो इन्होंने क्या बना लिया, पुलाव बना लिया। अब पुलाव बना लिया, अब इनमें दिमाग आया कि यार हम कब से सूखी रोटी खाइए, हमें कुछ सब्जी भी चाहिए, तो इन्होंने चिकपी उगाया, चने की दाल व्यवस्था हो गई। दाल बनाने के लिए क्या हो गया, मस्टर्ड का ऑयल हो गया। तो चिकपी मस्टर्ड कब आया, 2300 BC में। अब कॉटन, या आदि मानो लोग, इनके पास तो क्या थे, कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, है ना, नंगे ही घूमते रहते थे। तो इन्होंने कॉटन भी उगाया ताकि हमें क्या मिले, कपास मिले और हमारे तन ढकने के लिए हम कपड़े बना सके। कहानी की तरफ समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उसके बाद की बात करते हैं, 2200 BC में और इन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ राइस शुरू कर दिया। कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है, 2200 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस शुरू हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस के बाद, तो आप आ जाओगे यहाँ पे 1500 BC। 1500 BC में इन्होंने और क्या किया, हमारा कल्टीवेशन इन्होंने शुरू किया ऑरेंज का, ब्रिंजल का और पोमग्रेनेट का, ठीक है, 1500 BC में। याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उसके बाद 1400 BC में इन्होंने आयरन प्लाव बनाया, आयरन यूज़ किया और 1000 BC में इन्होंने आयरन का प्लाव बनाया, ठीक है। टूल्स में इन्होंने आयरन का यूज़ किया, लोहे का यूज़ किया जो भी बनाने में, और 1000 BC में इन्होंने आयरन प्लाव बनाया। फिर यहाँ से शुरू होता है 1500 AD। क्या शुरू होता है, 1500 AD। याद रखना, ये 1500 BC है, ये 1500 AD है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यह 1500 AD में इन्होंने क्या किया, कुछ उल्टा हो गया है, यहाँ ध्यान रखना। 1500 BC में इन्होंने शुगर केन का कल्टीवेशन किया, याद रखना, ठीक है। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप भी हो सकते हो। 1500 BC में शुगर केन का किया और 1500 AD में इन्होंने ऑरेंज, ब्रिंजल और पोमग्रेनेट का कल्टीवेशन शुरू किया। याद रखना, 1500 BC से शुगर कैन और AD से ऑरेंज, ब्रिंजल और पोमग्रेनेट, ठीक है, 1500 AD में। उसके बाद 1500 AD से बाद आओगे आप 1600 AD में। तो 1600 AD में बहुत सारी क्रॉप जो है पोर्चुगल से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। कहाँ से, पोर्चुगल से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई सेवरल क्रॉप। कौन कौन सी हो गई, तो पोटैटो, टोपियोका, टोमेटो, चिलीज़, ठीक है, टोबैको, पाइनएप्पल, ग्राउंडनट, रबर और अमेरिकन कॉटन। ये सारी जो है कहाँ से, पोर्चुगल से AD है। पोर्चुगल से क्या हुई, पोर्चुगल से इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर। ये मोस्ट IMP इसलिए है क्योंकि इससे AO4 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से AO4 में क्वेश्चन आए इस क्रॉप से कि 1600 AD में, और यहाँ पे पपाया भी है। यही क्वेश्चन पूछा गया था AO4 में कि पपाया इंट्रोड्यूस किया गया था किस सन में, तो 1600 AD में पपाया को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है। तो ये सारे इवेंट्स आपको एक कहानी की तरह याद रखना है। 10,000 BC में हंटिंग किया इन्होंने, फिर 75 में क्रॉप लगाया, क्रॉप तो लगा ली। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, पहिया बनाया। पहिए जब तो पत्थर का था, फिर लोहे का इसका बनाया, किसने, ब्रोंज का बनाया 3000 में। फिर 2900 में इन्होंने क्या किया, प्लाव बना लिया, है ना, इरिगेशन शुरू कर दी। 2300 में फिर इन्होंने क्या किया, चिकपी मस्टर्ड उगा लिया ताकि उनको क्या मिले, सब्जी भी मिल जाए। कॉटन भी उगाया उन्होंने, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए। फिर 2200 में राइस उगाया, 1500 में शुगर से कैन करेंगे, फिर 1400 में आयरन यूज़ किया, 1000 में आयरन का प्लाव बनाया। फिर 1500 AD में ऑरेंज, ब्रिंजल और पोमग्रेनेट की खेती शुरू कर दी। 1600 AD में पोटैटो, टोपियोका, टोमेको, चिली, ये सब सारी क्रॉप्स। सीड कहाँ से आए, डोमेस्टिकेशन ऑफ सीड की ये बात करेंगे जब प्लांट ब्रीडिंग हम पढ़ेंगे ना, तब बात करेंगे डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ था क्रॉप्स का। डोमेस्टिकेशन, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें ब्रीडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा खत्म हुआ। यहाँ से AO4 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।